नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th की NCERT मैथ में एक्सरसाइज 1.5। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के रूप में कीजिए। यानी पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो संख्याएं लिखी हैं इनमें से कौन अपरिमेय है और कौन संख्या परिमेय है। तो बात करें पहली संख्या की, पहला लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 5। हमको पता है कि जितनी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं होती हैं, ठीक है, वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √2, √7, √3, ठीक है, ये सभी जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और जब भी कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या में जोड़ी या घटाई जाती है तो रिजल्ट भी अपरिमेय हो जाता है। तो ये संख्या जो है ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अंग्रेजी में बोलें तो इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसका कह रहा है 3 + √23 माइनस √23। तो यहाँ पे देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा 3 + √23 और माइनस √23। अब √23 से √23 हम माइनस कर सकते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, यानी बराबर में क्या बचा? 3 बचा। तो 3 जो है वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि केवल 3 है ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करें इसके थर्ड ऑप्शन की, तो क्या लिखा है? 2√7/7 तो यहाँ से भी हमको 7 हटा देंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, तो ये निकल के हमको मिलेगा 2/7 यानी 2/7। तो ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और 1/√2, तो √2 तो अपरिमेय है, तो पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगी, यानी ये भी क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या अपनी बन जाएगी, ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो इसका है 2π, तो 2 तो परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है। एक बात ये याद रखना, जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए होता है कि जो पाई का मान है ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, यानी ये वास्तविक मान नहीं है, अनुमानित मान है, तो इसीलिए अनुमानित होने के कारण ये परिमेय हो जाती है, ठीक है। और ये क्या है? ये अपरिमेय है। तो 2π मिलकर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो दूसरे प्रश्न में लिखा है निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। इसको आसान करना है, सरल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये है कि हमको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो गुणा कैसे करनी है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। जैसे ये 3 है, सबसे पहले हम 3 की गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे √2 से। अब इस गुणा के बीच में निशान भी लगाना है, तो 3 के पहले प्लस माना जाएगा और यहाँ इससे पहले भी 2 है, 2 के आगे प्लस है, तो ये प्लस और प्लस प्लस रहेगा। 3 और √2 की गुणा हो जाएगी 3√2। इसी प्रकार से इस 3 से √3 से और 2 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखो प्लस है, 2 के आगे प्लस है, तो प्लस और प्लस निशान तो प्लस का आएगा। 2 और √3 की गुणा 2√3 हो जाएगी। फिर √3 और √2 की जब गुणा करोगे तो रूट रूट मतलब दोनों अलग अलग संख्या हैं, तो रूट में आ जाएगा 3 × 2 यानी 3 दूना 6, ठीक। अब इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपस में ऐड हो जाए, ठीक है। 6 √6 ऐड नहीं होगा, ये भी अलग अलग टर्म में है, तो ये भी ऐड नहीं होंगी, तो इसलिए यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कितना लिखा हुआ है? सेकेंड पार्ट है 3 + √3 एंड माइनस और 3 माइनस √3, तो इसकी भी हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। कैसे करनी है? देखो 3 की गुणा करोगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 3 × 9। फिर 3 की गुणा करनी है माइनस √3 से, तो ये क्या हो गया? 3 माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा। 3 और √3 की गुणा 3√3 हो गई, ठीक है। अब प्लस √3 और 3 की गुणा करेंगे तो प्लस, ये प्लस है और 3 के आगे प्लस है, तो प्लस 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 रहेगा। √3 और 3 की गुणा हो गई 3√3।
और फिर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेम नंबर होता है कोई, तो जब हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हटता है, यानी समूची संख्या हमको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो √3 से 3√3 यानी एक प्लस है और एक माइनस, तो जब अपोजिट निशान होते हैं तो हमको घटाना पड़ता है, तो 3√3 से 3√3 घटाओगे कुछ नहीं बचा। आगे हमारे पास शेष क्या बचा, 9-3। ठीक है, 9-3, 9 से 3 घटाओगे क्या बचेगा, 6। इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो लिखा है √5 प्लस √2 की होल स्क्वायर। तो इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, चाहे तो एक सर्वसमिका का यूज कर सकते हैं, लिखेंगे सर्वसमिका। एक सर्वसमिका आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर। तो इस सर्वसमिका के यूज से भी हम इसको लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए √5 प्लस √2 की होल स्क्वायर बराबर, देखो a² लिखा है, आप a इसको मान लो और b इसको मान लो। a मान लो √5 को और b मान लो √2 को। उसके बाद में इसको इस तरीके से बढ़ा के लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा है, a² पहले है, तो a² की जगह पर हम कर लेंगे √5²। फिर देखो क्या है, 2ab है तो 2 फार्मूले से हो गया, a की जगह पर √5 आ गया गुणे में, और b की जगह पर √2 आ गया। फिर आगे b² है तो b की जगह पर √2² आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रूट पे स्क्वायर लगा है, तो जब किसी भी, अभी हमने बताया था, किसी भी रूट को 2 बार आपस में गुणा करते हो, उसके नीचे का आधार समान है, तो हमको कंप्लीट नंबर मिल जाता है, यानी 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ पे हो गया √2, ये हो गया √5 और √2, यानी √5 और √2 की जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा √10, और इधर हो गया 2, पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, 2। तो 5 और 2 हो गया 7, और यहाँ पे हो गया 2√10। ये इसका आंसर बन जाएगा। इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है, चाहे तो आप इसको इसी प्रकार से हल कर सकते हैं या सर्वसमिका पर भी कर सकते हैं। तो अगर जो हम इसकी सर्वसमिका का प्रयोग करें, इसकी सर्वसमिका क्या होती है, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर हो जाता है a² माइनस b², सिंपल तरीके से। तो इसलिए ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और यहाँ पे √5 प्लस √2 बराबर, कुछ नहीं करना आपको, बस इतना लिख देना है, a² माइनस b², यानी a² की जगह पे क्या हो गया, √5² और b² की जगह पर क्या हो गया, √2²। तो 5 की जब 5 पे स्क्वायर लगा √5 पर, तो रूट हटेगी, 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 से 3 घटा लेंगे तो 2 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। इस एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, पाई को किसी वृत्त की परिधि, ध्यान से समझना प्रश्न, पाई को किसी वृत्त की परिधि C और व्यास D के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू C/D। ठीक है, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है, C/D, जहाँ C रिप्रेजेंट करता है सरकमफेरेंस को, यानी किसी सर्किल की परिधि को। ठीक है, और जो ये D है, D रिप्रेजेंट करता है डायमीटर को, यानी उस सर्किल के व्यास को। तो जो सर्किल की जो परिधि होती है और व्यास होता है, इन दोनों के अनुपात को हम पाई कहते हैं। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। अब क्या इस कथन को विरोधाभासित अंतर विरोध करता है, यानी ये जो है पाई जो है C/D, क्या इस कथन को विरोधाभासित करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इस हिसाब से अगर जो देखा जाए ना, कि जो ये एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया, और हमको पता है कोई भी फ्रैक्शन अगर जो है तो वो परिमेय संख्या ही होता है।
और ये कह रहा है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। सबको पता है पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे, यानी किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, किस प्रकार से कह सकते हो कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इस हिसाब से कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी एक परिमेय संख्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है उपरोक्त कथन में, यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करोगे। यहाँ पे जो विरोध हो रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस विरोध को कैसे सिद्ध करोगे। तो यहाँ पे लिखना है उपरोक्त कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है, क्योंकि या तो सी, क्योंकि या तो सी, ठीक है, या डी, इन दोनों में से कोई, क्योंकि या तो सी या डी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए बात को पूरी। यानी ये सवाल में हमसे कह रहा था कि पाई को सी बटा मतलब किसी भी सर्किल की परिधि और व्यास के अनुपात में डिनोट किया जाता है, और जब हम इसके व्यास और परिधि के अनुपात में डिनोट करेंगे तो जो पाई है एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको पता है पाई एक परिमेय संख्या है, तो आप इस विरोध को कैसे सुलझाओगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो अनुपात लिखा हुआ है सी अनुपात डी, इनमें से कोई भी एक अंक जो है वो अपरिमेय होगा, इसलिए हमारी पाई भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है संख्या √9.3 यानी 9.3 को एक संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक है, यानी ये जो नंबर है आपको इसे नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक स्केल लेंगे और 9.3 यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, सॉरी थोड़ा यहाँ से लाइन खींचेंगे हम 9.3 तक। ठीक है, ये लाइन हमने खींच ली 9.3 तक। इसका नाम हमने लिख लिया ए, और इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने बी। ठीक, अब इसी पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर की रेखा हमको और खींचनी है, 1 सेंटीमीटर, 0 to 1 ये हो गया। इन दोनों को मिला लेंगे और इसका नाम रख लेंगे हम सी। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया और ये इधर इतना हो गया है 9.3 cm, 9.3 cm। समझ गए। अब ये जो हमने खींचा है ये वाली कंप्लीट लाइन ए बी सी, यानी ए सी जो अब हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका हमको करना है हाफ। ठीक है, यानी इसका एक समद्विभाजक खींचना है। तो समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी, जितनी ये लाइन है उससे आधे से ज़्यादा दूरी हमको प्रकार में भरनी है, कंपास में भरनी है, और एक क्रॉस लगाना, ऊपर चाप लगाना, इस प्रकार से एक ऊपर लगाना है और इसी प्रकार से एक नीचे लगाना है। ठीक है, फिर इस साइड से इस चाप को काट देंगे, देखो इस प्रकार से नीचे भी कट जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब इस चाप को, इस क्रॉस को जहाँ पर ये कटे हैं दोनों, इनको हमें क्या करना है, मिलाना है। स्केल रख लेंगे ऐसे आराम से और इन दोनों को हम ऐसे मैच कर लेंगे। ठीक, इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया ओ। क्या नाम रख लिया, ओ। अब देखो यहाँ पे हमें रखना है प्रकार, यानी अब अपने पास क्या हो गया, ओ ए और ओ सी, ये दो बराबर बराबर भुजाएं हो गई इसकी। अब ओ पर प्रकार रखना है और इस त्रिज्या का, यानी ओ ए बराबर जो त्रिज्या है वो ओ सी भी हो जाएगी। तो दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी क्योंकि हमने आधा आधा कर लिया।
तो अब इस त्रिज्या का एक सर्किल बनाना है, हाफ सर्किल। ठीक है, एक हाफ सर्किल बनाएंगे, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से एक हाफ सर्किल बनाएंगे, ये बन गया हाफ सर्किल। अब यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट बी था, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है इस प्रकार से। ठीक, अब इस 90 डिग्री एंगल को हम मैच करेंगे, ये और यहाँ पे ये अर्ध सर्किल कट रहा है, हाफ सर्किल कट रहा है, उसका नाम रख लिया हमने डी। ठीक, अब ये जो बी डी हुई, ये वाली साइड जो हुई, ये वाली बी डी जो साइड हो गई, ये बी डी साइड हो जाएगी बी डी इक्वल टू √9.3, यानी ये इतनी दूरी जो है ये √9.3 है। तो इस प्रकार से √9.3 को हम संख्या रेखा पर शो ऑफ कर सकते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक हर का परिमेयकरण करो। परिमेयकरण का तात्पर्य यह है कि जो हर है इन संख्याओं का, वहाँ पे रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या लिखा हुआ है, 1/√7। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो नीचे की संख्या है ना √7 जो है, इसी संख्या से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या दोनों तरफ का मतलब अंश और हर में 1/√7 में दोनों तरफ √7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जिससे इस संख्या पर कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं। एक ही नंबर से किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में गुणा करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही डिवाइड करने पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो ये √7 और 1 की गुणा क्या हो जाएगी, √7 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे सेम नंबर दिख रहा है, देखो √7, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, रूट हट जाएगा और कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा √7/7 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसके हर का परिमेयकरण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकेंड प्रश्न की। तो सेकेंड वाला क्या कह रहा है, 1/√7 माइनस √6। अब इसको क्या करें, देखो यहाँ पे 2 अंक दिख रहे हैं, बीच में निशान भी दिख रहा है माइनस का। तो जब ऐसे हों, ऐसी संख्याएं हों, तो जो निशान ये होता है उसके विपरीत चिन्ह से, यानी इसके विपरीत साइन से गुणा करनी है। विपरीत का मतलब अपोजिट, ये माइनस है तो प्लस से गुणा करनी है, यानी माइनस कितना √7 और +6, √7 और +6 दोनों तरफ अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 1 मिनट, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 मतलब 1 की गुणा करनी है तुमको √7 और 6 से, √7 और √6 दोनों पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 से जब गुणा करोगे √7 की तो ये तो उतना ही हो जाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 से किसी भी संख्या पर गुणा करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपने 2 ब्रैकेट बन रहे हैं, a-b और a+b। तो a-b a+b क्या होता है, a² - b² होता है, फार्मूला याद होगा ना। तो ये हो गया √7 और √7, यानी a-b a+b बराबर a² यानी कि √7² और -b² यानी कि √6²। ठीक है, फार्मूला याद है, देखो यहाँ पे हम लिख दें, सूत्र क्या होता है, a - b और a+b बराबर a² - b²। ये वाला सूत्र यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √7, ऊपर तो उतना ही रहेगा, और प्लस √6 यानी √7 और √6 बटे, यहाँ पे देखो √7 पे स्क्वायर लगी है, 2 बार √7 की गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 7। यहाँ से √6 की 2 बार गुणा करोगे, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 6। अब √7 और प्लस √6 ये हो गया, 7 से 6 घटा लोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अब चाहे तो ये लिख लो, या एक तो हर संख्या के नीचे होता है, हर संख्या के अपान में हम 1 लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, 1 छोड़ देंगे, √7 प्लस √6, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड विकल्प है इसका, थर्ड प्रश्न है 1/√5 प्लस √2। तो 1/√5 और प्लस √2 हमने नोट कर लिया।
और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हर के अपोजिट साइन से, यानी उल्टा निशान से। √5 प्लस √2 है तो हम √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ अंश और हर में। तो ये हो गया। यहाँ पे देखो एक से मल्टीप्लाई होगी तो ये सेम रहेगा, √5 माइनस √2। और यहाँ पे क्या हो गया, फार्मूला फिर से बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² एंड माइनस b²। तो ये कितना हो गया, ये बन गया आपका √5 माइनस √2। और यहाँ पे √5 पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, क्या बचेगा 5। यहाँ पे √2 पे स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा, क्या मिल जाएगा 2, ठीक है ना। अब क्या बचा अपने पास, ये निकल के आ गया √5 और प्लस √2 और अपान में 5 से 2 घट जाएगा, बचा 3। ये इसका परिमेयकरण हो गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट लिखा है 1/√7 माइनस 2, ठीक। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो √7 प्लस 2 से, दोनों साइड में अंश और हर में। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेगा, √7 प्लस 2, यानी अंश इतना ही रहेगा। यहाँ पे आपका फार्मूला आ गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √7 की होल स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। ओके, तो ये कितना बन गया, ये बन गया √7 ऊपर और प्लस 2, यहाँ पे हो गया 7 और इधर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस 2 और अपान में हो गया 7 से 4 निकाल दोगे क्या बचेगा 3। ये इसका परिमेयकरण हो गया। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।